आज मैं फिर तुम लोगों के सामने एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर का फेस नहीं दिख रहा है, क्या पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो देखते हैं। बट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि फेस दिख रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आया हूं क्लास 10th के सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, जो कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि वीडियो पूरा देख लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी और एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर जो वीडियो को स्किप करते हो, फिर चेहरा 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 करते हो, तो भाई बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला होगा। ठीक है, तो चलो समय गवाए बिना मैं एक पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। उसके पहले अगर जो तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर एक एग्जाम में मैं ऐसे ही क्वेश्चन निकाला हूं एकदम बिल्कुल कि एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट क्या है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति। देखो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बताओ किस वर्ष हुई थी, और जिसको आंसर पता है वो कमेंट करेगा आंसर को कमेंट बॉक्स में। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी 1789 में। कब हुई थी, 1789 में, 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। बास्टिल किले पर हुए आक्रमण को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। यानी वहां पे एक किला था जिसका नाम था बास्टिल किला, जिसका नाम था बास्टिल किला। वहां पे क्या हुआ था, बास्टिल किला पे ही आक्रमण कर दिया गया था। और जिस दिन आक्रमण किया गया बास्टिल किला पे, तो वो दिन था 14 जुलाई 1789। इसलिए हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत उसी दिन से मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सिद्धांत किस संधि से जुड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीजों को। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सिद्धांत है वो है क्या, 1815 में, याद रखना कब, 1815 में, कहां, वियना की संधि में द्वारा यूरोप में फ्रांस को उसकी पुरानी सीमाओं में वापस लाने और राजशाहियों को पुनः स्थापना की गई। कब, 1815 में। कौन सी संधि, तो वियना की संधि, याद रखना। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ही हुआ कि यहां पे यूरोप में फ्रांस को उसकी पुरानी सीमाओं में वापस लाने और राजशाहियों को पुनः स्थापित करने को ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सिद्धांत कहते हैं। तभी बोला गया ये वियना की संधि से जुड़ा हुआ है। जोसेपिम यानी गोसेपिम जिनी भी कहते हैं कहीं कहीं, किस देश के क्रांतिकारी नेता थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ किस देश के क्रांतिकारी ये नेता थे, बताओ जल्दी से। तो याद रखना बच्चों, ये कहां के थे, इटली के थे। मजनी ने यंग इटली नामक गुप्त समिति बनाकर, कौन सी, यंग इटली, यंग इटली नामक गुप्त संधि बनाकर यानी गुप्त समिति बनाकर इटली के एकीकरण का मतलब होता है टूटा फूटा, यानी इधर उधर बिखरा हुआ हमारा राज्य है तो उसको समेट के एक बाउंड्री में लाना और उसको पूरा का पूरा एकीकरण करना। तो एकीकरण और गणतंत्र की स्थापना के लिए काम किया था किसने, मजनी साहब ने किया था, जो कि कहां के रहने वाले थे, इटली के क्रांतिकारी नेता थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में देशभक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताओ जल्दी से। हमारे राष्ट्रवाद का उदय के संदर्भ में देशभक्ति शब्द का प्रयोग किस इसमें चारों में से किन्होंने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में, कब, 1874 में बंग दर्शन पत्रिका, कौन सा दर्शन पत्रिका, याद रखना है, बंग दर्शन पत्रिका में लिखे गए एक निबंध में, यानी कि बंग दर्शन पत्रिका था और उसमें उन्होंने एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था, निबंध लिखा था। और उसी निबंध में देशभक्ति शब्द का प्रयोग
किया था? किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब किया था? देखो कितना क्वेश्चन बन गया यहां से, 1874 में किया था। किस पत्रिका में किया था? तो बंग दर्शन नामक पत्रिका में किया था। तो क्या था वो बंग दर्शन नामक पत्रिका? क्या था? निबंध था, कविता था, क्या था? तो वो निबंध था। ऐसी निबंध में किसका प्रयोग किया गया था? देशभक्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। वीडियो मत छोड़ना, पूरा देख लेना। जो भी 40 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट टाइम लगे, मैं बता रहा हूं ये 100 क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ झिंगा डालेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि 1885 में हुई थी। कभी कभी पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था। किसकी स्थापना? INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 18, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर याद रखो। बस ये याद रखो कहां हुआ था इसका स्थापना। तो कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था? उस समय बंबई नाम था, यानी मुंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। यानी इसकी पहली बैठक INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में ही इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में ही हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे? अब बताओ, जैसे कहना का मतलब, जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए तो उन्होंने बहुत सारे वहां पे सत्याग्रह भी किया, वहां के लोगों के लिए काम किया। तो फाइनली, मतलब हमेशा के लिए आए तो बीच में आते जाते रहे, बट फाइनली जब वो भारत आए तो किस वर्ष आए थे? बताओ किस वर्ष आए थे? तो याद रखना है 1915 में वापस वो भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। 1893 में वो अफ्रीका गए थे, और कब वापस आए? 1950 में फाइनली वापस आए। बीच में आए फिर गए थे, बट ये याद रखना सबसे पहले कब गए थे? 1893 में गए थे, और फाइनली कब वापस आए थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका के सफल सत्याग्रह आंदोलन के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। कोई भी तुम लोगों का क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट में कर सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगा। रॉलेट एक्ट, थोड़ा सा रॉलेट ऐसे लिखाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध में देशव्यापी हड़ताल किस दिन आयोजित की गई थी? बताइए। जब रॉलेट एक्ट घटना घटा था, वे रॉलेट एक्ट घटना है क्या, इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट एक्ट घटना वो किया गया था। तो इसमें हमें बताना है कि रॉलेट एक्ट घटना के विरोध में देशव्यापी हड़ताल किस दिन आयोजित की गई थी, और उसी दिन, जिस दिन हड़ताल हुआ था, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कब हुआ था बताइए? तो इसका आंसर याद रखना 6 अप्रैल 1919। याद रखने का 1919, लेकिन कब? 6 अप्रैल 1919। 9 का उल्टा एकदम 6 होता है, इस तरीके से याद रखोगे। 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहने का मतलब है, लेकिन ये रॉलेट एक्ट कुछ और है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सर्वोदय का मतलब होता है देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। ठीक है ना? अब वही चीज आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? बताओ किस वर्ष? तो ये भी कब हुआ था? 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। वो कौन सा दिन था उस समय? बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कराई थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैं वहां पे बोल दिया था कि रॉलेट एक्ट
वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ था, बट ये ध्यान में रखना रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। बट कुछ लोगों ने वहां पे सिर्फ एक इकट्ठा हुए थे, बैठे थे, बट जनरल डायर ने क्या किया कि उसको बोला कि वहां पे गोली चला दो। वहां पे गोली चला दिया गया एक बाग के अंदर, जो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन जो बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? देखो, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और हर एक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन किस वर्ष के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? याद रखना 1920 में लिया गया था। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में लिया गया था, दिसंबर में। कब लिया गया था? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ था? ये दशक कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अब सोचो किसमें क्या होगा? 1940 के दशक में, 1940 के दशक में शुरू हुआ था, और ये मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन से अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ, किसने किया था? मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान ने, अली भाइयों यानी शौकत अली, मोहम्मद अली ने, दोनों ए और बी ने, मतलब ये दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो ये सब थे, मौलाना आजाद भी थे, हकीम अजमल खान भी थे, अली भाई थे। अली भाइयों को यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को हम अली भाइयों के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा ए और बी, याद रखना है। इस आंदोलन का नेतृत्व मेनली तौर पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे? नेतृत्व पूछा जाता है कभी कभी, तो अली बंधु बोलना है। कौन सा बंधु? अली बंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे मेनली तौर पर। और अली बंधु में कौन आगे? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, जिसे मौलाना आजाद जैसे नेताओं का समर्थन मिला। और इसका जो नेतृत्व ये दोनों कर रहे थे, इसका समर्थन किसने किया? मौलाना आजाद ने किया और हकीम अजमल खान ने किया। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, तो अली भाई ऑप्शन का आंसर होगा। अब आता है बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? बताओ, बंगाल का जो विभाजन था वो किस वायसराय ने किया था? तो याद रखना है हमारा लॉर्ड कर्जन ने किया था। और जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। साल्ट मार्च, जिसको हम डांडी यात्रा कहते हैं, किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1930 में हुई थी। अब पूरा याद रखना है तो हम याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च यानी डांडी यात्रा शुरू हुई थी, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी कूच किए गए। यानी साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ और कहां हुआ? डांडी तक हुआ। समुद्र के किनारे पड़ता था और अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक पे भी टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, जिसको ये बोल रहे थे कि खत्म कर, यानी नमक पे कर नहीं दिया जाएगा। उसके लिए इन्होंने साल्ट मार्च यानी डांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहां गाया गया था? बताओ जल्दी से, पहली बार कहां गाया गया था? तो 1896 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, याद रखना है 1896 के कहां पे गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये चीज याद रखना है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? ये कांग्रेस अधिवेशन पूछता है तो कभी कभी ये अधिवेशन कहां हुआ था?
तो कलकत्ता में अधिवेशन उस समय हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तुमको यहीं पे याद हो जाए। पहली बार गाया गया था, ठीक है, ये याद रखना। तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और ये कभी कभी पूछता है जन गण मन किसके द्वारा गाया गया था, किसके द्वारा रचित किया गया था, किसने इसको रचा था? तो याद रखना है किसने इसको रचा था जन गण मन को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्लियर। लाहौर सत्याग्रह में कौन सा झंडा फहराया गया था? बताओ जल्दी से। तो चरखा वाला झंडा फहराया गया था लाहौर सत्याग्रह में। 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। कब? 26 जनवरी 1930 को, इसलिए स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसमें तिरंगे के स्थान पर गांधी जी द्वारा डिजाइन किया गया चरखा वाला झंडा फहराया गया था। याद रखना, कौन सा झंडा? चरखा वाला झंडा। किसने डिजाइन किया था? तो गांधी जी ने। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ क्या है? बताओ। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ जो है मेनली तौर पे होता है औद्योगिक क्रांति से पहले। प्रोटो का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। तो औद्योगिक क्रांति से पहले का उत्पादन चरण जिसको हम बोलते हैं, यानी इसका अर्थ है फैक्ट्री प्रणाली के आने से पहले बड़े पैमाने पर घरेलू उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, इसलिए इसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और फुल्ली यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं कि घरों में जो चीज बनती थी अब मशीनों से बनने लग गई, उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। भारत में कपास वस्त्र उद्योग का पतन किस वर्ष शुरू हुआ? मतलब कपास उद्योग, भारत में वस्त्र उद्योग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, बट अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा चाल चली, यहां से कपास को सीधे इंग्लैंड भेजने लग गए थे। तो भारत में इस उद्योग का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कब? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ाने और ब्रिटिश मशीनी कपड़ों का आयात करने से भारतीय कपड़ा उद्योग दशकों तक प्रभावित रहा। अंग्रेज क्या करते थे, यहां से कच्चा माल यानी कि कपास को इंग्लैंड में ले जाते थे, वहां मशीन में कपड़ों को तैयार करते थे, फिर भारत में लाकर बेचते थे। तो यहाँ के लोगों का रोजगार खत्म हो गया और यहाँ का उद्योग जो हो गया, वस्त्र उद्योग, धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म होना शुरू हो गया। याद रखना। फ्लाई शटल, अब ये फ्लाई शटल है क्या, का आविष्कार किसने किया था? ये तो बहुत इजी है। फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। क्या किया था? जॉन के ने किया था। कब किया था? तो 1733 में जॉन के ने फ्लाई शटल का आविष्कार किया, जिससे एक व्यक्ति अकेले कपड़ा बुन सकता था। फ्लाई शटल कितना लोग सोच रहे होंगे हवाई जहाज जैसा, नहीं, कपड़ा बुनने की मशीन थी, उसको हम फ्लाई शटल कहते थे। पहले क्या था, कपड़ा एक आदमी अकेले नहीं बुन सकता था, 3 4 5 आदमी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसने एक मशीन बनाई जिसका नाम था फ्लाई शटल, जिससे एक आदमी अकेले कपड़ा को क्या कर सकता था? बुन सकता था। 1733 में इसका आविष्कार किया गया। और किसने किया? जॉन के ने इसका आविष्कार किया। भारत में पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? बताओ, पहली कपास मिल भारत में कहां लगाई गई थी? तो मुंबई में लगाई गई थी। याद रखना, कहां लगाई गई थी? तो मुंबई में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? तो 1854 में लगाई गई थी मुंबई में। कब लगाई गई थी? 1854 में मुंबई में भारत की पहली कपास मिल, जिसे हम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी भी कहते हैं। यानी कौन सी कंपनी बनी थी? याद रखना है, लिख लो, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वस्तु का व्यापार सबसे अधिक हुआ? किस वस्तु का व्यापार औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक हुआ? बताओ जल्दी से मुझे। याद रखना, कपड़ा और सूती वस्त्र। कपड़ा और सूती वस्त्र। ब्रिटेन से कपड़ों का निर्यात, वैश्विक व्यापार सबसे प्रमुख था यहां पे।
दुनिया का पहला मुद्रित पुस्तक, मुद्रित का मतलब होता है छप के जो आया, पहले हाथ से लिखा जाता था, मुद्रित का मतलब जो छप के आया, मुद्रित पुस्तक क्या था बताओ। तो याद रखना है बाइबिल था। क्या था? मुद्रित पुस्तक बाइबिल था। 1450 के दशक में गुटेनबर्ग, क्या? गुटेनबर्ग ने बाइबिल को मुद्रित करने वाले पहले ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। यूरोप में मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यूरोप में मुद्रण प्रेस का मतलब वही हो गया पुस्तक या कॉपी छपने वाली मशीन, प्रेस कहते हैं उसे, मुद्रण प्रेस कहते हैं। तो यूरोप में मुद्रण प्रेस का आविष्कार इसमें किसने किया था? तो याद रखना है गुटेनबर्ग, यही तो याद रखना है। कौन सा? गुटेनबर्ग ने किया था। जोहान्स में किया था। जगह का नाम है जोहान्स, ठीक है। जो इनका भी पूरा नाम है जोहान्स गुटेनबर्ग को मुद्रण क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1430 में प्रेस का आविष्कार किया था। कब किया था? 1430 में किया था प्रेस का आविष्कार, ये भी याद रखना है। लेकिन 1450 में पहली पुस्तक मुद्रित की गई, यानी 20 साल लग गए। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही इजी वीवीआई क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछता है। भारत में का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया था। कब? 1780 में। और किसने किया था? तो ये नाम भी याद रखना है, जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस, अरे अच्छा से नहीं लिखाता है भाई, लिखने वाला ये चीज है, ठीक है। बोर्ड और कॉपी नहीं है कि अच्छा से लिखा है। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने कब किया था? 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का मुद्रण किया था। और पहला समाचार पत्र भारत का यही है, बंगाल गजट, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंचल, कौन सा? रसमंचल और चंद्रशेखर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? बताओ। एक है रसमंचल और दूसरा है चंद्रशेखर। किसने लिखा था? तो याद रखना प्रेमचंद ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। यह प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर आधारित है। ये दोनों जो उपन्यास है वो किस पे आधारित है? किसानों और मजदूरों पर आधारित रसमंचल और चंद्रशेखर है। भारत में स्त्री विमर्श, कौन सा? स्त्री विमर्श को बढ़ावा देने वाली पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? बताओ। स्त्री विमर्श, तो ये कमला दास, राशिद जहां, रेशनारा। किसने लिखी थी? रेशनारा। स्त्री विमर्श को बढ़ावा देने वाली पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो रेशनारा ने लिखी थी। 1870 के दशक में हजरा और रेशनारा जैसी महिलाओं, एक और नाम इसमें आता है हजरा, कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। क्या रहेगा? हजरा, इसमें देखो नहीं है। हजरा और रेशनारा जैसी महिलाओं ने पहली आत्मकथा लिखी थी। एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित एक क्वेश्चन है। अब हमने हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। अब हम ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी भूगोल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, ये जो भूगोल के 25 क्वेश्चन मैं बताने